देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 3 टू n बराबर 1 इमिट्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 2 टू n बराबर 1 इट इज लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो पूछ रहा है। बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन हो रही है वो थर्ड ऑर्बिट से n बराबर थर्ड से लेकर के n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अभी n बराबर थर्ड में यहाँ पे था और इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन थर्ड से फर्स्ट में हुई। और इस जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 दी हुई। ठीक है। और दूसरा में बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n बराबर 2 से n बराबर 1 में हो रहा है तब जो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा 2 दी हुई है। तो बोल रहा है कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो जो है x बाय 32 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या होता है जेड स्क्वायर आर डी इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये होती है फॉर्मूला। यहाँ पे n1 क्या है कि जैसे कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 3 होगी। ठीक है। और जब हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डी इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर 9। ये हो गई। तो इसको कितना लिख सकते हैं, ये हो गई 8 बाय 9 आर डी। उसी टाइप से अगर हम 1 बाय लैम्डा 2 लिखना चाहें तो 1 बाय लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसी टाइप से आर डी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 बाय 2 अगर लिखे एक स्टेप में तो 1 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगी आपकी कितनी वैल्यू 3 आर डी बाय 4। ठीक है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। और यहाँ पे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 निकालना है तो सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं अपन। जब सेकंड बाय फर्स्ट करें तो सेकंड बाय फर्स्ट में क्या हो जाएगी सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू यहाँ पे देखो आर डी कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बाय 4 और डिवाइड बाय 8 बाय 9। तो 8 नीचे रहेगा और 9 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया 27 बाय 32। ठीक है। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का वैल्यू कितनी हो गई 27 बाय 32। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो आंसर इसकी क्या हो जाएगी 27 आंसर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला इफ इट इज रोटेटेड स्लोली बाय 180 डिग्री फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में इस टाइप से बी। ठीक है। तो इनिशियल सिचुएशन जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये यूनिफॉर्म है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपकी जो डायपोल मोमेंट होगी उसकी भी जो डायरेक्शन है वो इधर है, एम वेक्टर जो है उसकी भी डायरेक्शन जो है बी के अलोंग है। ठीक है। ये फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है आपका यहीं पे है यूनिफॉर्म है और आपकी जो डायपोल की जो डायरेक्शन हो जाती है वो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है। तो एंटी पैरेलल हो गया तो यहाँ पे एम वेक्टर ऐसे आ गया। ठीक है। सेकेंड केस में तो फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या वर्क डन होगा ये निकालनी है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होती है वो क्या होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो अपन को यहाँ पे जो है फाइनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी तरीके से निकाल दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, U इजकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर हम निकाले U इनिशियल, तो U इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैग्नेटिक मोमेंट 5, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4 और कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, -2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 तो -2 आ गया। इसी टाइप से अगर आप निकालें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू 0.4 और यहां पे कितनी हो जाएगी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। तो अब U फाइनल में से U इनिशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगी, U फाइनल 2 है और इनिशियल क्या है -2, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 माइनस -2 इक्वल टू 4, ठीक है। जूल में आ जाएगा, ये सब कुछ ऐसा यूनिट में है, ठीक है। तो आपकी आंसर हो जाएगी यहाँ पे सेकंड नहीं थर्ड 4 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज विथ चार्ज q, इट्स पोटेंशियल विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे कि चार्ज दिया हुआ है, इसमें चार्ज q दिया हुआ है। तो एक चीज ये बात समझ में आनी चाहिए, जब स्फीयर है तो उसका जो भी चार्ज होगा सब सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और स्फीयर का जो है, स्फीयर के अंदर सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। स्फीयर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही अंदर भी होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें r जो है ये लेस देन इक्वल टू r की बात करें और 0 से बड़ा की बात करें, तो पोटेंशियल क्या लिख सकते हो, बोलो, KQ डिवाइड बाय r, ये लिख सकते हो। इस रीजन में जब आपकी जो है ये r है, जब ये r जो है r से जब छोटा है या बराबर है, तब आपकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, KQ बाय r हो जाएगी। और जब r जो है ये ग्रेटर देन r है, तो आपकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी। इस टोटल चार्ज को सेंटर पे रख करके अपना पोटेंशियल निकाल लेंगे, टोटल चार्ज को सेंटर पे रख के पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके पोटेंशियल निकालेंगे, तो कितनी हो जाएगी KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ये हो जाएगी। तो अब इसका ग्राफ क्या होगा, 0 से r के बीच में कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद क्या होगा 1 बाय, उसके बाद जो है अपना, उसके बाद हो जाएगा क्या KQ बाय r। तो बेस्ट ग्राफ कौन सा होगा, ये होगा थर्ड वाली ग्राफ होगी कि 0 से r के बीच में कांस्टेंट है, उसके बाद ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला टाइप का ग्राफ होगा, तो इस टाइप से ग्राफ होगा, ठीक है। ऐसे इतना निकालने का जरूरत नहीं था यहाँ पे। अगर ऑप्शन से हम देखें तो इतना तो हमको मालूम है कि कुछ सर्टेन सेक्शन तक जो है आपकी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद घटेगी। तो कुछ सर्टेन सेक्शन तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, फिर घटेगा, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। तो आपके ऑप्शन थर्ड जो है डायरेक्ट आप बोल सकते हो बिना कैलकुलेशन किए हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2 कंडक्टर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज इक्वल लेंथ। 2 कंडक्टर है जिसका मटेरियल सेम है और उसकी लेंथ भी इक्वल है, और एरिया ऑफ द कंडक्टर इज A एंड दैट ऑफ द सेकेंड कंडक्टर इज 2A। यानी कि फर्स्ट कंडक्टर का जो एरिया है A दिया हुआ है और सेकेंड कंडक्टर का एरिया 2A दिया हुआ है। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज VD इन फर्स्ट कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि सेकेंड कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या ड्रिफ्ट स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, EE बाय m इंटू टाउ, ये होगा।
और एक चीज दिया हुआ है कि एज्यूम सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ये चीज समझ में आनी चाहिए, जब दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो डेल वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई इंटू एल, अगर लेंथ एल है तो यहां से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल वी बाय एल। तो यहां से अगर वी डी लिखना चाहें अपन तो वी डी कितना हो जाएगा, ई टॉ बाय एम इंटू ई का वैल्यू डेल वी बाय एल। ये हो जाएगी। अब यहां पे देखिए ये ई क्या है, ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो जब मटेरियल सेम है तो दोनों की रिलैक्सेशन टाइम जो होगी वो सेम होगी, तो टॉ भी सेम होगा दोनों मटेरियल के लिए। दोनों मटेरियल के मतलब क्या कि दोनों कंडक्टर के लिए टॉ की वैल्यू भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि उसकी मटेरियल सेम है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम दिया हुआ है और लेंथ भी दोनों का सेम दिया हुआ है। तो आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो चेंज नहीं करेगी, काहे कि सब कुछ यहाँ पे दोनों भी कंडक्टर के लिए डेल वी का वैल्यू भी सेम है, लेंथ भी सेम है, रिलैक्सेशन टाइम भी सेम है, और ई और एम का वैल्यू तो फिक्स है ही। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज v, इट्स स्पीड इज 0.2 इन गिवन मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पे एयर को हम वैक्यूम की तरह ट्रीट करेंगे, तो आपकी हो जाएगी एयर में स्पीड कितनी है v, और मीडियम में स्पीड है 0.2 v। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/0.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो आपके आंसर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 100 बॉल ऑफ मास m collide elastically on floor with a speed v, if collision lasts 40 seconds, find force applied by floor। ठीक है, 100 बॉल्स है और ईच बॉल की जो मास है वो m है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे आपका ये फ्लोर है, इस पे ढेर सारा जो बॉल है इस टाइप से आ रहा है ऊपर से नीचे, और यहां पे आके टकरा रहा है। ठीक है, और ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जितने स्पीड से ये आ रहा है, जितने स्पीड से ये आ रहा है उतने स्पीड से ये लौटेगा। यदि अगर ये v स्पीड से आ रहा है तो v स्पीड से ये लौटेगा, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है कि v स्पीड से टकरा रहा है। ठीक है, और इस टाइप का 100 बॉल जो है ना इस पे गिरता है, और एक कोलिजन का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन जो है ना ईच कोलिजन का, वो t सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले ये निकालते हैं कि एक बॉल के द्वारा जो है इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा। अगर वो निकाल ले तो फिर 100 बॉल के द्वारा कितना फोर्स लगा वो निकाल लेंगे, और जैसे ही ये निकाल लेंगे कि 100 बॉल के द्वारा कितना फोर्स लगा इस सरफेस पे, तो न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि जितना फोर्स सरफेस इस 100 बॉल पे लगाया होगा उतना ही फोर्स जो है बॉल के द्वारा सरफेस पे लगा होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी चेंज इन मोमेंटम कितनी हो जाएगी, 2 mv। चेंज इन मोमेंटम डेल पी जो हो जाएगा 2 mv हो जाएगा, और कोलिजन का टाइम क्या है, t सेकेंड है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, एक बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी बाय डेल टी। तो यहां पे क्या हो गया, 2 mv डिवाइड बाय टाइम t, ये हो जाएगा फोर्स। तो एक बॉल पे जो है इस सरफेस को जो फोर्स लगा वो हो गया 2 mv बाय टी। ठीक है, तो इस टाइप से 100 बॉल है तो F टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा 100 इंटू 2 mv बाय टी, ये हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, 200 mv बाय टी, ये हो गया। तो इतना फोर्स जो है ना इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा जो है बॉल पे लगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, उतना ही फोर्स जो है बॉल के द्वारा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगी आपकी 200 mv बाय टी। तो 200 mv बाय टी फर्स्ट ऑप्शन में।
ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इन प्योर रोलिंग इज 7000 जूल, मास ऑफ स्फीयर इज 1 kg, तो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे एक सॉलिड स्फीयर है और ये प्योर रोलिंग में है। ठीक है, ठीक है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ये 7000 जूल दिया हुआ है। तो अब एक चीज ये देखिए कि अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा फिगर ठीक से नहीं बना है, सॉरी, ये जो पॉइंट है, कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करता हुआ जो एक्सिस होगा इस टाइप से, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे आई क्या है, आई है इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यहां पे आई जो है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, किसी बच्चे को मन है काइनेटिक एनर्जी को उस टाइप से भी लिख सकते हैं, हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब प्योर रोलिंग में है तो इस टाइप से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमको मालूम है कि इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो आई होगा, आई क्या हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अभी, तो आई पहले लिख लेते हैं। आई कितना होगा, ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²। ये समझ में आनी चाहिए। इसके अबाउट आई कैसे लिखेंगे, ICM प्लस mr², तो ICM कितनी हो जाएगी, 2/5 mr² हो जाएगी प्लस mr², तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 7/5 mr²। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी हाफ 7/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे 7/10 m और VCM बराबर आर ओमेगा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ओमेगा आर को अपना लोग VCM लिख सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगी, VCM का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी के बराबर कितना हो जाएगा, 7000 जूल। तो अब देखिए यहां पे मास की वैल्यू पुट करते हैं अपन, मास की वैल्यू 1 kg है, तो यहां पे VCM कितना हो जाएगा डायरेक्ट, तो VCM की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 7000 इंटू 10 डिवाइड बाय 7, और मास की वैल्यू 1 है ये, और इसका रूट ये हो जाएगा। तो यहां से ये 1000 और ये तो 10,000 हो गया, उसका रूट कीजिएगा तो VCM की वैल्यू कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में पूछ रही होगी, तो अगर इंटीजर ये क्वेश्चन होगा तो उसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द पीवी डायग्राम गैस डू नॉट एब्जॉर्ब और रिलीज द हीट थ्रू आउट द प्रोसेस, देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू। ठीक है, तो देखिए गैस डू नॉट एब्जॉर्ब या रिलीज, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल क्यू की वैल्यू जो है आपकी वो 0 है। ठीक है, तो डेल क्यू को क्या लिखते हैं, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू बराबर 0। तो डेल यू हमको निकालना है, तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो वर्क डन निकाल लेंगे, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा। और यहां पे एक चीज ये देखिएगा,
कि ये जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घटने का मतलब क्या है? वॉल्यूम घटने का मतलब ये है कि आपकी जो वर्क डन होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, जब आपकी वर्क डन निगेटिव होगी तो इसका जो वर्क डन निकालना हो, ये पीवी ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ का वर्क डन क्या हो जाएगा कि ये एरिया निकाल लेंगे, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा इस प्रोसेस का। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये एरिया, ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो डायरेक्ट एरिया अगर निकालना चाहे या डायरेक्ट वर्क डन लिखें तो वर्क डन कितनी हो जाएगी? निगेटिव तो पहले लग जाएगा माइनस, और ये एरिया, तो एरिया कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, तो ये कितनी है? 50 किलो पास्कल और ये 10 किलो पास्कल है। ये तो 50 प्लस 10 कितनी हो गई? 60 हो गया, और किलो पास्कल में दिया हुआ है तो इसको पास्कल में बदलिएगा तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा? ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है? 150 और सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में बदलिएगा तो 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहां से जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहां से जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा? 3 1 4 1 5, ये कट गया और यहां से बाय 10 आ गया, बाय 10 आ गया यहाँ पे। तो यहां से 5 से 3, 5 से 2, और यहाँ पे 2 से 3, तो ये कितना हो गया? 9/4, 9/2। तो 9/2 का मतलब क्या होगा? 4.5 जूल, और ये क्या होगा? निगेटिव में होगा, यहां माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? माइनस 4.5 जूल हो गया। तो डेल यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल यू की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4.5 जूल। यही आपकी आंसर हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में है 4.5 जूल? 4 में। ये आंसर हो गया आपका 4 नंबर। ठीक है, ठीक।